कल जो ट्यूबस में एक भयंकर लड़ाई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और आईडीएफ के बीच हुई और आज तक जो जारी रही, उसके जो डिटेल सामने आए हैं, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके साथ साथ महमूद अब्बास, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गद्दार, वो टर्किश पार्लियामेंट पहुंचा और टर्किश पार्लियामेंट में जाके उसने कहा कि हम तो शांतिपूर्ण संघर्ष में विश्वास रखते हैं। और शांतिपूर्ण संघर्ष की जब वो बात टर्किश पार्लियामेंट में कह रहा था, और उसका मतलब जो सीधे सीधे है कि हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का जो एक तरह से कंडेमनेशन, तो उस समय टर्किश जो एमपी थे, जो टर्की के पार्लियामेंट के एमपीज थे, वो इस्माइल हानिये और यहिया सिनवार की फोटो लिए हुए थे। जबरदस्त, पूरा जबरदस्त सीन था। उसके बाद देखिए तीसरी बड़ी खबर, जो 15 अगस्त को जो अमेरिका ने ये सोचा था कि हम एक पीस टॉक कर लेंगे, और जो ईरान के खतरे से अमेरिका डरा हुआ, पीस टॉक जो करने की तरफ उसने कहा था कि 15 अगस्त को हम पीस टॉक करेंगे, और उसमें हमास को भी इनविटेशन दिया था। तो उसमें भी देखिए हमास ने साफ कह दिया है कि हमारी जो बेसिक शर्तें हैं, जब तक इजराइल विड्रॉ नहीं करेगा या इजराइल अपने मैसाकर्स बंद नहीं करेगा, हम किसी भी तरह की बातचीत पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम किसी भी तरह की बातचीत में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए एक और बड़ी बात हुई, हिजबुल्लाह ने जो एक आज मार की है, उसने कम से कम, मैं आपको गिनाऊंगा, कम से कम 76 हमले किए, 76 अटैक्स, और बहुत सारे जो नए इलाके इजराइल के, वो आग के हवाले हो चुके हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखिए हम लोग ट्यूबस की पूरी घटनाओं से शुरू करते हैं। ट्यूबस में देखिए क्या है कि जो चार चरणों में समझिए। सबसे पहले जो ट्यूबस ब्रिगेड थी, उसने जो ब्रेक थ्रू किया, जो कल उसको एक आईडीएफ ने फंसाया था, लोग भी शहीद हुए, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर भी शहीद हुए, करीब 6 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ट्यूबस में शहीद हुए, इसकी खबर आपको हमने दी थी। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या थी, किस प्रोसेस में वो हुआ उसको, और उसमें ये अंतोगतवा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की कैसे जीत हुई, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जो ट्यूबस ब्रिगेड थी, उसने वादी तहसीर एक इलाका जो ट्यूबस में है, जहां पर आईडीएफ की फोर्सेस, एक बड़ा कंसंट्रेशन वहां पर था, और जिसमें एक व्हीकल में एक सैन्य वाहक जो होता है, ट्रूप कैरियर, उसमें जो आए थे, उस पर अटैक किया, और उसमें एक नए एक्सप्लोजिव डिवाइस से, रैबी वन नाम के नए एक्सप्लोजिव डिवाइस से, जिसमें भी, जैसे मैंने आपको बताया था, शार्पनेल्स की जो खासियत होती है डिवाइसेस में, इसमें और छोटे छोटे और नुकीले शार्पनेल्स, और वो भी 500 से ऊपर की संख्या में, वो इसमें रैबी वन में वो इसकी खासियत है। और वो जो शार्पनेल्स थे वो इजरायली सोल्जर्स को लगे, और कंफर्म हो गया, कम से कम 6 से 7 इजरायली सैनिक मारे गए और बाकी घायल हो गए। इस तरह की बात कल तक नहीं आई थी। ये जो वादी तहसीर में हुआ, इसने वाकई एक बहुत बड़ी विक्ट्री ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की हुई, जिसको कल तक आईडीएफ अपनी जीत बता रहा था। उसके बाद जहां एक तरफ वादी अल तहसीर में ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अल थगरा स्ट्रीट में एक और भिड़ंत हो रही थी। मतलब ट्यूबस ब्रिगेड ने अपने फाइटर्स को कई भागों में बांट दिया था, 10 के कम से कम 4-5 भागों में बांटा था, और आपको बताएंगे आगे कि कैसे वो लोग लड़े। तो जब उधर वादी तहसीर में लड़ाई हो रही थी, तो अल थगरा स्ट्रीट में एक और आईडीएफ की मिलिट्री व्हीकल को रेजिस्टेंस फाइटर्स ने एम्बुश कर दिया, और इस एम्बुश में जो खास बात थी कि इसमें जो रैबी वन एक्सप्लोसिव है वो नहीं यूज किया, इसमें उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स यूज किए, हैंड ग्रेनेड्स और स्टिक बॉम्ब्स, जो उसके स्टिक के बने हुए जो ग्रेनेड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हैंड ग्रेनेड्स, लेकिन उनको स्टिक ग्रेनेड्स कहते हैं, उसको उन्होंने यूज किया। और उससे क्या हुआ कि कई इजरायली सोल्जर्स वहां पर इंजर्ड हो गए, और अल थगरा से जो वादी तहसीर में जो आईडीएफ सोल्जर्स जा रहे थे वादी तहसीर में हेल्प करने, जो आईडीएफ सोल्जर्स फंसे थे वो वहीं के वहीं रुक गए। तीसरी बात जो देखी हुई कि जो फौद दराग में जो वन ऑफ द मेन मार्टियर, जो ट्यूबस ब्रिगेड का कमांडर था, जो कल शहीद हो गए, उनकी भी जो शहादत की पूरी कहानी है वो आज सामने आई। किस तरीके से जो उनके घर को सराउंड कर लिया था
एक यहाँ पर दीवान अल मसाई और एक सिमिट्री के बीच उनका घर है, वहां पर ट्यूबस में उनको सराउंड कर लिया था। उसके बाद ही डग इन, वो वहां पर पूरी तरह से खूंटा गाड़ के बैठ गए और उनके आसपास सारे फाइटर्स जो थे, जितने आसपास के थे, वो सब इकट्ठा होने लगे। जैसे आपको बताएं, जो ट्यूबस की लड़ाई है उसमें अचानक आईडीएफ ने हमला किया था, वार्निंग का टाइम बहुत कम था, लेकिन फौज दरागमे को कहीं ना कहीं ये पता था कि हम इसमें शायद बच ना पाए, लेकिन उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया था इस तरीके के, उन्होंने जो उनके पास 3 लोग थे उस समय केवल, उन तीनों को उन्होंने बाहर भेजा। उन्होंने कहा मैं अकेले यहाँ पर संभालता हूँ, तुम तीनों जाके अगल बगल से फाइटर्स इकट्ठा करो और उन फाइटर्स से कहो कि वो हमारी तरफ ना आए, हमारी तरफ नहीं आए और 3 जगह से अलग अलग पोजीशन लें और जो फोर्स हमको असॉल्ट कर रही है उसको वो मारे। और जो फौज दराग में जो लड़े, जिस तरह से, देखिए खास बात, वो ऐसे लड़े कि जैसे अकेले थे वो, और अकेले उन्होंने करीब 7 घंटा लड़ाई की और बार बार ही वॉज कॉलिंग आउट टू द आईडीएफ। वो उनसे उनका, अच्छा, आईडीएफ के उसमें से कुछ सोल्जर्स का नाम पता था फौज दरागमे को, नाम ले लेके उन्होंने मारा। उन्होंने एक को आवाज दी, दूसरे को आवाज दी, वो घबरा गए कि हमको कैसे आवाज दी। अब इसके पीछे की हिस्ट्री देखिए, कैसे चीजें कहां से कहां गुथी हैं। ये देखिए, जो आपने आपको पहले बताया था कि हमास ने पूरी एक आईडी प्रोफाइलिंग बहुत सारे आईडीएफ सोल्जर्स की कर ली है, उनके सीक्रेट्स, उनके नंबर्स। जैसे यहाँ आधार कार्ड होता है तो वहाँ जो एक तरह से एक जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है इजराइल में, खासतौर पे आईडीएफ के सोल्जर्स का, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी जो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके नंबर्स तक कईयों के फौज दरागमे को याद थे। और जब वो नाम लेते थे, उनके नंबर्स लेते थे, तो वो जो इनको सोल्जर्स घेरे थे आईडीएफ के, वो अपना सर उठाते और उन्हीं वहीं मार देते दाड़। इस तरह से उन्होंने कम से कम 4 सोल्जर्स को वहां पर मारा। और जब सोल्जर्स ये समझ गए कि भाई इस तरह की ये पूरी टैक्टिक्स है, तो फिर वो भी वेट करके गोली चलाने लगे। उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाना बंद कर दिया। अब ताबड़तोड़ गोली चलाना बंद करवाना ही तो फौज दरागमे का मकसद था, यही तो वो चाहते थे कि ताबड़तोड़ गोली ना चले, क्योंकि वो अकेले थे, उनके पास एम्यूनेशन था और उनके पास मशीन गन थी, उनके पास 2 राइफल्स थी, पिस्टल थी, हथियार थे उनके पास। लेकिन उनका ये मकसद था कि भाई ये जो सामने आईडीएफ की फोर्सेस है, ये रुक के फायरिंग करे, ताकि सो दैट ही कैन बाय टाइम। और वो टाइम जो उन्होंने बाय किया, उसमें जो बाकी जो ट्यूबस के जो लड़ाके हैं वो पहुंचने लगे। और वो जब पहुंचने लगे तो उन्होंने फौज दरागमे की जो पूरी जो उनका इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी हालत में तुम इस घर के अंदर मत आना, तुम लोग बाहर से गोली चलाना। तो जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बाहर से गोली चलानी शुरू की। कम से कम 4 या 5 फाइटर्स उनके दरागमे के लेफ्ट पे, जो उनका घर है उसके लेफ्ट पे उन्होंने पोजीशन ली, और 5-6 ने उनके राइट में पोजीशन ली, और वहां से वो लोग इजरायली फोर्सेस पे गोली चलाने लगे। और जब वहां से जब चलने लगी तो इजरायली फोर्सेस को लगा कि या तो फौज दरागमे, मतलब उनके घर के अंदर बहुत सारे फाइटर्स आ गए। अब जब उनको ये लगा कि उनके घर के अंदर बहुत सारे फाइटर्स आ गए हैं, तो उन्होंने फिर से ताबड़तोड़ गोली उनके घर के अंदर चलानी शुरू की। अब ये देखिए साइकोलॉजिकल गेम। और वो जब ताबड़तोड़ गोली चली तो फौज दरागमे शहीद हो गए। लेकिन क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आईडीएफ सोल्जर्स का उनके घर की तरफ था, तो जो अगल बगल के जो फोर्सेस पोजीशन लिए थे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की, उन लोगों ने गोली मार के आईडीएफ के सोल्जर्स को भगा दिया। उसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, अभी तक उनकी गिनती संभव नहीं हो पाई है। आप देखिए किस तरीके से, किस टैक्टिक से ये सारी चीजें हुई। और ये देखिए जो बात है, यहिया सिनवार यही है, यही यहिया सिनवार हैं, ये यहिया सिनवार का दिमाग, किस तरीके से पूरी लड़ाई को वो सजाते हैं। एक एक कमांडर को एक वो ऑटोनॉमी देते हैं, छूट देते हैं कि ग्राउंड पे इम्प्रोवाइज करो, वहां की जो सिचुएशन है उस समय की, उसके हिसाब से इम्प्रोवाइज करो। और इसी तरह से फौज दरागमे ने इम्प्रोवाइज किया, शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने, देखिए, अल तहसीर, वहां पर जो तहसीर जंक्शन है, वहां इजरायली सोल्जर्स मारे गए, अल थगरा में घायल हुए। यहाँ पर उसके बाद जो उनका जो घर है इधर, जो मैंने आपको
जो जगह बताई, दीवान अल मसई, यहाँ पर इजरायली सोल्जर्स मारे गए। 3 जगह इजरायली सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो ट्यूबस के और कैंप्स हैं, तमूम और अल फरा, तमूम के भी कई फाइटर्स कल शहीद हुए, तो उसकी भी बात सामने आई है कि तमूम और अल फरा के फाइटर्स जो थे वो पीछे से आ रहे थे। उनको ये बात एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं हो पाई कि अभी जो पूरी सिचुएशन है या दरागमे ने किस तरह की व्यूह रचना की है। ये होता है लड़ाई में बहुत सारी। तो वो लोग अपने एंथुजियाज्म में आगे बढ़े तो उनको एक आईडीएफ फोर्स ने उन पर गोली चलाई, जिससे 4 लोग तमूम ब्रिगेड के शहीद हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तमूम ब्रिगेड के पास भी कुछ एक्सप्लोजिव डिवाइसेस थी और उन एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को उन्होंने मारा, और जो 4 शहीद हुए उन्होंने आगे बढ़ के मारा जी, ये जानते हुए कि वो शहीद हो जाएंगे। उन्होंने जब तो उन एक्सप्लोजिव डिवाइस से आईडीएफ को बहुत नुकसान हुआ। ये देखिए, पूरी जो हमने आपको ट्यूबस की लड़ाई बताई उसकी ये एक संक्षिप्त विवरण है। उसके बाद देखिए क्या हुआ आज कि ट्यूबस के बगल में ही नाब्लस है और ये सब वेस्ट बैंक है। नाब्लस में यूसुफ टूम है। यूसुफ टूम मतलब जीसस क्राइस्ट के जो फादर कहे जाते हैं, यूसुफ, उनका टूम। यूसुफ टूम पे कई बार आईडीएफ के सोल्जर्स अटैक कर चुके हैं, उसको डेजिग्रेट तक कर चुके हैं। लेकिन नाब्लस में इस बार यूसुफ टूम के पीछे जो पूरा एक इलाका है, वहां पर जो फिलिस्तीनी फाइटर्स हैं नाब्लस ब्रिगेड के, उन्होंने पोजीशन ली हुई थी और उनका जो लीडर था वो मशह था। और मशह कौन थे? मशह वो जो बहुत ही यंग, और उनको अभी जो प्रिजनर एक्सचेंज अक्टूबर 2023 में हुआ था उनको छोड़ा गया था, और वो वही हैं जो एक यंग लड़का जो छोड़ा गया था अक्टूबर 2023 के प्रिजनर एक्सचेंज में, वो पूरा खुल के आया था और वो पूरा कंधे पे लोग उनको चढ़ा के पूरा घुमा रहे हैं और वो बोल रहा है कि लेट द स्वॉर्ड मीट द स्वॉर्ड, वी आर द मेन ऑफ मोहम्मद दैफ। जो इसकी अरबिक में मैंने आपको बताया भी था कि सैफ को मतलब सैफ जो अरबिक में तलवार को सैफ कहते हैं, सैफ को सैफ से मिलने दो, हम लोग मोहम्मद दैफ के लोग हैं। तो सैफ और दैफ में जो अरबिक पोइट्री की जो खूबसूरती है, जिस तरीके से सैफ और दैफ में जो ओरिजिनल उन्होंने कहा, अगर उसको पोइटिक उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो सैफ और दैफ का पूरा एक मिलन होता है। वो आज मशह वहाँ पर जो यूसुफ टूम के पूरे असॉल्ट को जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया उसको उन्होंने लीड किया। और सबसे जो बड़ी बात है, और ये बात आज गाज़ा में भी हुई, कि जो चार्ज उन्होंने लीड किया वो एकदम फ्रंट में था। कि जब यूसुफ टूम पे जब इजरायली फोर्सेस आई तो वहाँ पर कोई उस तरह से छुपने की, मतलब पीछे भाई गाज़ा तो है नहीं, मैंने आपको बार बार कहा है, टर्नल वॉरफेयर तो हो नहीं रही वेस्ट बैंक में, तो वहाँ तो आमने सामने की लड़ाई है, या फिर घरों के अंदर से और वो सब जो मैनूवरिंग होती है, जो खुले इलाकों में आउट फ्लैंक करना, या जिस तरह से फौद दरागमे ने ट्यूबस में जिस तरह से फंसाया इजरायली सोल्जर्स को, तो इन्होंने जो है वो मतलब जो मशे थे, इन्होंने वहाँ से चार्ज किया। और इन्होंने चार्ज ऐसा किया, आईडीएफ सोल्जर्स ने चार्जेस बहुत कम देखे हैं वेस्ट बैंक। गाज़ा में तो खैर चार्जेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो टनल से निकल के मारते हैं, एम्बुश किया जाता है। यहाँ पर जो उन्होंने वेस्ट बैंक में चार्जेस, और जो उन्होंने चार्ज देखा कि कम से कम 22 से 23 फिलिस्तीनी युवा एक अल्लाह अकबर के साथ लगातार चार्ज कर रहे हैं। और ये जो चार्जेस और ये जो बात थी, इससे आईडीएफ सोल्जर्स कई अपने हथियार छोड़ के भाग गए, हथियार छोड़ के भाग गए अल्लाह अकबर के नारे के सामने। और ये बात देखिए, मैं किसी भी तरीके से, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो हैं वो कुछ मुस्लिम सिंबल्स उठाते हैं, कुछ ये उठाते, देखिए हमारा मकसद लड़ाई की सच्चाई बताना है। अल्लाह अकबर का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा पोषित जो आतंकवादी गुट हैं वो उन्होंने किया है मासूमों को मारने के लिए, वो भी अमेरिका के इशारों। अल्लाह अकबर का जो सही इस्तेमाल है, जो इंसाफ की लड़ाई, जो मजलूमों की लड़ाई, वो ये है। और इसमें जो सही बात है कि अल्लाह अकबर के नारे के साथ जो चार्जेस होते हैं, जो अभी शुरू किया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ दिनों में, वो भी वेस्ट बैंक में, कुछ वहाँ पर गाज़ा में भी आज हुआ है, मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन जो वेस्ट बैंक में शुरू किया उसकी ये असलियत है। अब देखिए क्या है कि यूसुफ टूम की लड़ाई भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत गया। 2 लड़ाइयाँ देखिए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत गया। और जब वो 2 लड़ाइयाँ जीत गया है, जब वो 2 लड़ाइयाँ जीत गया है, तो आप ये बताइए किस हिसाब से, किस बल पे जो इजराइल और अमेरिका है उसका जो प्रेस है
वो किस आधार पे ये बात कह पाता है कि अभी हमास के इतने लोग मारे गए, हमास डिग्रेड हो गया? अरे तुम तो गाज़ा की बात कर रहे हो। एक तो गाज़ा में जो तुम कह रहे हो कि 24 में से इजराइल तो कह रहा है कि हमने 80% हमास को मार दिया। अमेरिका कह रहा है नहीं, 24 में से 4 बटालियंस खत्म हुई है। हम कह रहे हैं 4 बटालियंस भी नहीं खत्म हुई है। अगर आप देखो पूरा एक आंकड़ों से देखो, या जिस तरह से हमास के फाइटर्स की रैंक्स बढ़ी हैं, उसके साथ साथ जो बाकी रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं उनका रिक्रूटमेंट बढ़ा है। बहुत सारे लोग वेस्ट बैंक से और पता नहीं और भी जगहों से, बहुत सारे तो जो इजरायली अरब्स हैं, जो इजराइल के सिटीजन्स हैं, जो इस समय इजराइल है उसके अंदर रहते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये देखिए लगातार एक जो हमास की ताकत बढ़ रही है, मतलब एकदम ठीक उल्टा। जो ये एक बड़ी ही यूनिक लड़ाई है जिसमें जो भी हो रहा है, जो ग्राउंड पे हो रहा है और जो आपको बताया जा रहा है, उसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब इस तरीके का फ़र्क कभी भारत में पिछले 10 सालों में था, लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम में एक दूसरी स्थिति उभरी कि भाई ग्राउंड सिचुएशन को भी, वो भी मीडिया नहीं बताती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो जो ग्राउंड सिचुएशन है उसने प्रेशराइज कर दिया मीडिया को कि तुम्हें बोलना पड़ेगा। वो सिचुएशन, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड मीडिया इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर अरब मीडिया को तो प्रभावित कर दिया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। वो तो सरेंडर ऑलमोस्ट कर गया उनके सामने। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो अपने बायसेस और अपने, आई मीन दे आर एक्टिव विद देयर ओन बायसेस एंड प्रेजुडिसेस। अब देखिए जो गाज़ा पे हम आते हैं। गाज़ा में जो मार्स मिलिट्री साइट है इजराइल की, गाज़ा से लगी हुई, वहाँ पर रजूम रॉकेट्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने गाज़ा से छोड़े। उसके बाद देखिए सुसाइड ड्रोन, खान यूनिस में जो आईडीएफ फोर्सेस का जमावड़ा है उस पर सुसाइड ड्रोन छोड़ा। उसके बाद अल करारा जो एरिया खान यूनिस का है, वहाँ पर 2 बम्बार्डमेंट्स की और 1 डेटोनेशन किया, और इस डेटोनेशन में एक इजरायली टैंक तहस नहस हो गया। उसके बाद देखिए तल अल सुल्तान जो नेबरहुड है राफा वेस्ट में, वहाँ पर भी लगातार फायरिंग की, और वहाँ पर कम से कम 4 टैंक्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वहाँ पर उड़ा दिए। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में और खबरें आती हैं कि तुलकरेम में कुछ इजरायली सेटलर्स ने अटैक किया, उसका जवाब फिलिस्तीनियों ने दिया, इजरायली सेटलर्स को पीछे हटना पड़ा। फिर उसके बाद रमल्ला में, सिंजिल में इजरायली सेटलर्स की जो एक बस है उस पर पत्थरबाजी हुई और उस पर मोलोटोव कॉकटेल्स छोड़े गए, जिसमें 4 सेटलर्स घायल हो गए। फिर देखिए जो इस एक वॉर का ह्यूमन एस्पेक्ट है वो भी सामने आया। जो जिस तरह की गाज़ा में सफरिंग चल रही है, आप तो जानते हैं जैसे पूरी स्थितियां हैं, करीब 40,000 जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, और घायलों को मिला दिया जाए तो कम से कम 1.5 से 2 लाख की संख्या कैजुअलिटीज की पहुंच रही है। अब यहाँ एक नया आंकड़ा आता है कि 10,000 जो कैंसर पेशेंट्स हैं, 10,000 कैंसर पेशेंट्स आर इन गाज़ा, और उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि इजिप्ट और जो राफा है उसमें जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, जो इजिप्ट इजराइल या इजिप्ट गाज़ा का आप बॉर्डर कह लीजिए, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। उस पर पहले इजिप्ट का ये मतलब कब्जा था, और या फिर रेजिस्टेंस का था। तो मतलब उधर इजिप्ट, इधर रेजिस्टेंस, जो हमास की सरकार जो गाज़ा में, तो उसको जो है फिलाडेल्फी कॉरिडोर को वो इजराइल खाली नहीं कर रहा है, और वहाँ से उसने सारी सड़कें वहाँ की डिस्ट्रॉय कर दी हैं। वहाँ से किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि एक ही आउटलेट था जो गाज़ा में कैंसर पेशेंट्स होते थे या बीमार बहुत ज़्यादा होते थे जिनको बाहर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, वो इजिप्ट के थ्रू ही बाहर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, आप समझ ही सकते हैं, कोई उसमें वो। तो अभी क्या है, 10,000 कैंसर पेशेंट्स फंसे हुए हैं, और 25,000 ऐसे हैं जो कम से कम, और जो 10,000 कैंसर पेशेंट्स के अलावा जिनको इलाज गाज़ा में नहीं मिल सकता है, गाज़ा की वो कैपेबिलिटी नहीं, लिवर फेलियर है, बहुत सारे लोगों का किडनी फेलियर है, बहुत सारे लोगों के, और कई लोग डायलिसिस पे हैं, ऐसे हज़ारों। तो वो लोग भी बाहर, उनको अर्जेंटली उनको जाना है। और पहले जो ऐसी स्थिति थी 7 अक्टूबर के पहले कि लगभग कम से कम 8 से 10 गाज़ा के लोग रोज़ वहाँ से निकलते थे बाहर ट्रीटमेंट के लिए। तो वो जो स्थिति है उसको इजराइल ने बंद कर रखा है, और लेकिन रेजिस्टेंस जो है अपने मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स भी वहाँ बना रहा है।
किसी तरीके से वो कुछ एक्सपर्ट्स को भी वहाँ पर ला रहा है जो इस तरह का ट्रीटमेंट कर सके। इसमें जाहिर सी बात है उस लेवल की चीज़ें नहीं हो पाएंगी जिनकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति रेजिस्टेंस नहीं पैदा करने जा रहा है। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो आज मार की, हिजबुल्लाह ने देखिए मैंने आपको बताया कि मतलब सैकड़ों बार हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की। मैतुल्ला में स्ट्राइक किया, शुतला का जो फॉरेस्ट है उसमें आग लग गई, अल बगदादी जो साइट है उसमें आग लग गई, ज़ेबदाइन बैरक्स में स्ट्राइक किया जिसमें 3 इजरायली सोल्जर मारे गए, रमता साइट में स्ट्राइक किया जिसमें 3 और इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद एरियल अटैक किया जो अबीरिम जो लेबनान बॉर्डर के पास ही अबीरिम इजरायली एक आईडीएफ साइट है, यहाँ पर आईडीएफ सोल्जर्स हैं, वहाँ पर मारा। फिर किरियत शिमोना में फिर से उन्होंने स्ट्राइक की। किरियत शिमोना ऑलमोस्ट खाली हो गया है, वहाँ पर बार बार आईडीएफ फिर से कुछ स्थापित करने की कोशिश करता है, फिर से उसको मार दिया जाता है। उसके बाद जो आईडीएफ की साहिल बटालियन है उसका जो हेडक्वार्टर एक बेत हिलेल में है, बेत हिलेल में भी मारा और उसका जो हेडक्वार्टर था उसका जो आगे का पोर्शन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो इजराइल का आयरन डोम है उसका क्या हुआ? तो आयरन डोम लगभग ख़त्म है, आयरन डोम का कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद देखिए मालोत तरशिया और फसूता, ये 2 नई साइट्स हैं जिस पे हिजबुल्लाह ने पहले नहीं मारा था, जो थोड़ा दूर हैं लेबनान बॉर्डर से, वहाँ मारा और वहाँ पर एक बड़ी स्ट्राइक हुई। उसके बाद युवल जो एक है नॉर्दर्न इजराइल में जगह, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने मारा और वहाँ भी जो खास बात है कि सायरन नहीं बजे वहाँ। अब ये देखिए जो एक लगातार बात हो रही है। उसके बाद मलिकिया में मारा, एडामिट, इलियन, हनीता, गोरेन में मारा, यहां भी सायरन नहीं बज रहे हैं। इसका मतलब है एलकोश में भी मारा। तो मैं जो कह रहा था कि सायरन जो नहीं बज रहे हैं वो देखिए एक इस चीज़ का द्योतक है, इस चीज़ को बताता है, इस चीज़ को साबित करता है कि इजराइल का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखिए कहीं ना कहीं टूट रहा है। और इसके बारे में बात जब हम करते हैं तो मैं अपने को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको जब भी कोई नई घटना होती है उसमें कुछ पुरानी चीज़ें रीइंफोर्स होती तो वो मैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद देखिए जो वहाँ पर जैसे मैंने कहा टर्की में जो महमूद अब्बास गए और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हम पीसफुल रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब बिना नाम लिए हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कंडेम करने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो एमपीज थे उन्होंने इस्माइल हानिये और यहिया सिनवार की फ़ोटोज़ वहाँ डिस्प्ले की उनके सामने ऐसे पूरा, और वहाँ पर नारे भी लगे कि यहिया सिनवार जिंदा, मतलब जो एक टर्किश में नारे लगे फिलिस्तीन के आर्म स्ट्रगल के पक्ष में। तो हथियारबंद संघर्ष जो फिलिस्तीन कर रहा है वही सबसे ज़्यादा वही डोमिनेंट नैरेटिव है। जो ये इसकी बातें जो महमूद अब्बास की बातें हैं, ये दलाली वाली बातें, ये इजराइल को मदद करने वाली बातें, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड में मैं कई बार बता चुका हूँ, कई घटनाएं बता चुका हूँ कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस को दबाने की कोशिश करी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी रिमाइंड कराना ज़रूरी है आपको, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि रशिया और चाइना जो हैं वहाँ पर मीटिंग्स हो चुकी हैं। चाइना में तो जो मीटिंग हुई थी उसमें जो इनके लोग थे महमूद अब्बास के, उनके लोगों की हमास से भी मीटिंग हुई और हमास ने वार्निंग भी दी। और इसमें देखिए जो इनको फंड्स चाहिए महमूद अब्बास को, चाइना ने इनको फंड्स नहीं दिए, सारी चीज़ें वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को दे रहा है। तो इसको भी लेके बहुत ज़्यादा एक वहाँ पर एक जो महमूद अब्बास हैं वो डिफेंसिव में है और वो टर्की फंड्स लेने नहीं गए थे। लेकिन वहाँ भी जहाँ तक मेरी खबर आ रही है, अर्दोगन ने उस तरीके से फंड्स देने को मना कर दिया है पैलेस्टीन अथॉरिटी को। अब देखिए जो एक बड़ी खबर है कि ईरान के सवाल पे जो कि ईरान कब हमला करेगा, इसको लेके जो अमेरिका और इजराइल में डेस्परेशन है, वो लोग उनको ये लग रहा है कि हम किसी तरह से हमास के साथ एक टेम्पररी सीज फायर कर लें और कुछ उससे होस्टेजेस भी रिलीज हो जाएंगे और ईरान भी रुक जाएगा। लेकिन ईरान ने जैसे कल भी कहा था, उनके जो एक्टिंग फॉरेन
जो जो उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था, और उसके बाद आज भी ईरान का जो वक्तव्य आया है, जो बयान आया है, वो यही कहता है कि देखिए हम लोग पूरी तरह से रेजिस्टेंस के प्रति कमिटेड हैं। उसके साथ साथ हमने हमारे ज़मीन पे हमारे मेहमान को आपने मारा, और इसका जो जवाब है वो तो ऐसा होगा कि जिसमें इजराइल की धरती हिल जाएगी। अगर आपको कोई समझौता करना ही है, आप ये चाहते हैं कि हम नहीं स्ट्राइक करें, तो साफ साफ आप सीज फायर करिए, वहाँ से इजरायली फोर्सेस को हटाइए। ये चीज़ नहीं होगी, कोई टेम्पररी सीज फायर नहीं होगा, परमानेंट सीज फायर होगा। इजराइल वहाँ से हटेगा और फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसका कैपिटल जेरूसलम होगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।